प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में हुंड्स रूल देखा। हुंड का कहना था कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, वहां हमको क्या सब ध्यान देना था, समान ऊर्जा वाले कक्षक। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समदिश चक्रण करते हुए भरे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समदिश चक्रण भरे, सबके चक्रण की दिशा समान थी। उसके बाद विपरीत चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा इनका जोड़ा बनेगा। इतनी बातें हम सीखे थे। एक और उसमें देखे थे, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो वह अधिक स्थायी होगा। हाफ फील्ड या फुल फील्ड, ठीक है, क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। कौन कहता है, हाफ फील्ड एक एक भरा हो कक्षक में या दो दो भरे हो तो इनका स्थायित्व तो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों कहा गया, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि इसके पीछे हुंड क्या कहना चाहता है और हुंड की अधिकतम बहुलता शब्द का क्या अभिप्राय है, इस वीडियो में देखा जाएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं। उसको समझने से पूर्व हमको दो बातें सीखनी है। पहले हम जरा एक्सचेंज एनर्जी समझ लें। क्या एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज एनर्जी, ENERGY, एक्सचेंज एनर्जी यानी, और पेयरिंग एनर्जी, PAIRING, पेयरिंग एनर्जी, ENERGY। एक्सचेंज एनर्जी को समझा जाए और पेयरिंग एनर्जी को, यह दो बातें समझते ही आप आसानी से पकड़ लेंगे कि हुंड ने ऐसा क्यों कहा था। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, तो देखो यहां जो है, जैसे हम कक्षकों की बात करें, ये हमने ले लिया P, ये हमने ले लिया D, 1 2 3 4 5, ठीक। हमने P कक्षक लिया, P में 3 है, PX PY PZ। उसी तरह D में कितने कक्षक होते हैं ऑर्बिटल, 5। इसमें मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया 5 ठो, 1 2 3 4 5। मान लीजिए इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये हमारा है P5। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया D7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 ही ना होता है। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। देखो डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, छठवां नीचे और सातवां नीचे। जरा हम समझें एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज मतलब क्या समझते हो, ये दिए और इसके बदले ये ले लिए। इन दोनों सामानों का हमने क्या किया, एक्सचेंज करें। जैसे ये हमारा है, हम कहें कि इसको एक्सचेंज करें, ठीक। यानी हमारे पास ये था मार्कर, हमने कहा हमारा मार्कर ले लो, अपना ये हमको दे दो पॉकेट परफ्यूम, ठीक। तो एक्सचेंज के समय क्या रहेगा, जब दोनों की वैल्यू सेम हो, जितने का मार्कर है और लगभग उतने का ही ये भी हो, तब जाकर के दोनों एक्सचेंज होते हैं। जैसे तुमसे कोई कहे हमारा है चपलवा ले ला, नया नया है, अपनी हीरे वाली अंगूठी दे दो, तुम दे दोगे हैं? बोलो, तुमसे कोई कहे कि हमारा चप्पल ले लो और हीरे वाली अंगूठी एक्सचेंज कर लो, तो करोगे? नहीं। पागल भी अगर होगा तो वो भी नहीं करेगा। वो जान रहा है कि हीरे की अंगूठी महंगी है और चप्पल कितने का है, तो वहां एक्सचेंज नहीं होगा। दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा तभी वो एक्सचेंज होगा। अब इस पे आते हैं। चलो यहां देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, ये समान ऊर्जा वाले कक्षक नहीं जी। कैसे कक्षक हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक। ये पांचों क्या हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन से कहा जाए कि दूसरे वाले से अदला बदली कर दो तो कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी ऊपर का सिर किया है और सेकंड वाला भी। इन दोनों का चक्रण क्या है, समान है। तो एक एक्सचेंज हो गया 1 2 के बीच, दूसरा एक्सचेंज मिलाओ तो 1 3 के बीच। पहला और तीसरा भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कहें पहला और चौथा एक्सचेंज कराओ तो पहला चौथा एक्सचेंज नहीं करेगा।
पहला और चौथा एक्सचेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जी? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह क्लॉक है और यह एंटी क्लॉक है। हम कहें पहला और पांचवा कराओ, तो पहला और पांचवा ये भी नहीं करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये वाला देखो, यह क्लॉक है और यह एंटी क्लॉक है, तो एक्सचेंज होगा नहीं। तो कौन एक्सचेंज हुआ उसी को जरा काउंट करो, तो काउंट करो। देखो इसमें हो गया 1 2 1 3, पहला दूसरा पहला तीसरा, और एक और मिलेगा 2 3, दूसरा और तीसरा 1 2 1 3 2 3, 3 एक्सचेंज हो गए। 1 2 3, और कौन होगा जी? 1 2 1 3 2 3। एक ये कर सकता है, चौथा और पांचवा देखो 4 5, कौन है? 4 5, ये कर सकते हैं। तो कितने एक्सचेंज हुए? 4 ना। चौथा पांचवा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये भी क्या है? एंटी क्लॉक, और ये भी क्या है? एंटी क्लॉक। तो 4 5, तो कुल कितने एक्सचेंज हुए? 4। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी हो गई -4E, -4E। इसमें निकालो, चलो निकालते हैं। 1 2 1 3 आपस में बदली, 1 4 1 5, 1 2 1 3 1 4 1 5, कितने एक्सचेंज हुए? अब देखो 1 6 नहीं करेगा। अब आते हैं इससे 2 वाले को, 2 3 2 4 2 5, हुआ ना? 2 3 2 4 2 5। अब तीसरे वाले को आते हैं, 3 4 3 5 और 4 5, मिला 1 2 1 3 1 4 1 5। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लो, 2 3 2 4 2 5। अब 3 4 तीसरा चौथा, 3 4 3 5 और वो 4 5। एक और एक्सचेंज है, देखो तो जरा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन और ये सातवां, 6 7, कितने एक्सचेंज हो गए? 1 2 3 4 4, 5 6 7 8 9 10, एक 11 11। बात समझ आ रही है? तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई? -11E। ये माइनस क्यों लगा रहे हैं जी? एक्सचेंज एनर्जी निकलती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? निकलती है। तो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, फायदा होता है इतनी एनर्जी का। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज होने पर जो एनर्जी मुक्त होती है या जो एनर्जी निकलती है, उससे ही एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ एक्सचेंज एनर्जी -4E है और यहाँ एक्सचेंज एनर्जी -11E है, -11E है। जरा पेयरिंग एनर्जी को देखें। पेयरिंग एनर्जी जैसे मान लो यह एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बैठा हुआ है। एक और इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा जी? नहीं जाना चाह रहा है। तुम कहोगे क्यों? देखो इस इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होगा जी? इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, और यह जो आ रहा है यह क्या है जी? निगेटिव। कूलाम क्या कहता है? कूलाम क्या कहता है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब तुम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें लाओगे तो यह इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? हटाएगा, ढकेलेगा पीछे। तो इसको इसमें बैठाने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी होगी। उसी को कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयर बनाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, पेयर बनाने के लिए क्या रहा? दी जाने वाली, और ये क्या है? निकलने वाली एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहां से कितने पेयर हैं जी? इसमें 2 गो। तो इसका अब लेखा जोखा गणित कहती है -11E +
2p प्लस माने लग रहा है क्या, दो पेयर में एनर्जी। इसमें आओ -4e प्लस 2p, -4e प्लस 2p इसका हो गया, समझा गया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर क्लियर होगा। चल हमने एक एग्जांपल बनाया, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल ले लिए। इसमें हम ले रहे हैं D8, क्या ले लिए, D8 ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसको ब्लू कलर से कर दें ताकि तुमको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखो, छठवां, ये सातवां, ये आठवां। अब जरा पकड़ो, एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का हिसाब किताब बनाओ। चलो बनाएं, काउंट करो। पहले पहला का उठाओ, 1 2 1 3 1 4 1 5, खेल हो गया। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को उठाओ, 2 3 2 4 2 5। तीसरे इलेक्ट्रॉन को उठाओ, 3 4 3 5। चौथे को उठाओ, 4 5। इतने एक्सचेंज हुए। उसके बाद अब भाई छठवां को उठाओ, 6 7 6 8, 6 7 और 6 8। उसके बाद सातवां को उठाओ, 7 8। हाउ मेनी एक्सचेंज, 4, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 10 और 10 3 13, -13e एक्सचेंज एनर्जी हो गया। प्लस कितने पेयर हुए जी, 1 2 3 3p, -13e प्लस 3p। अब यही हम जरा फुल फिल्ड कर दें, चाहे कंपेयर करते हैं। चलो, हमें अनुमान है कि तुम एक्सचेंज एनर्जी काउंट करना सीख गए होंगे और जितना जोड़ा है उतना पेयरिंग एनर्जी पी कर दोगे। हम तुलना करते हैं 1 2 3 और 1 2 3, इसमें P3 ले लें और इसमें P4 ले लें। ठीक, इसको क्या कर दें, P3 और इसको कर दें P4। और एक हम ले रहे हैं P5 और एक ले रहे हैं P6। चलो भरते हैं इलेक्ट्रॉन। P3 है 1 2 3, P4 में आते हैं 1 2 3, P5 में आते हैं। चलो 1 2 3, ठीक। उसके बाद उल्टा कर दें 4 5, ठीक। P6 में आते हैं 1 2 3, उसके बाद आते हैं 4 5 6। चलो एक्सप्लेन होता है। अब यहां निकालो एक्सचेंज एनर्जी। पहला वाला निकाला है 1 2 1 3 और एक 2 3, तो -3e हो गया। कोई पेयर है नहीं, तो -3e हो गया। P4 में आते हैं वही 1 2 P4। अरे हाँ, ये P3 है, P4 करो। ये अब P4 हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, -3e वही रहेगा। 1 2 1 3 2 3, क्या 1 4 मिलेगा एक्सचेंज? नहीं, ये क्लॉक है एंटी का, किसी से एक्सचेंज नहीं करेगा। प्लस P। अब ध्यान दो, मान लो E का मान है 20, तो 20 तिहाई 60, यहां क्या होगा 20 तिहाई 60 -60। मान लो P का मान है 10, मान लो 10, तो 20 तिहाई 60 प्लस 10 बराबर -50। बताओ कहां लाभ ज्यादा हुआ? इसमें तो वही हुंड कहता है कि हाफ फील्ड इसकी अपेक्षा ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं। ये कुछ नहीं है, ये हाफ फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो जो हुंड कहता है दूसरी बात स्टेबिलिटी पर कि हाफ फील्ड का छक
या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो इसका एक्सचेंज एनर्जी -3E, इसमें भी -3E था, लेकिन इतना कम ना हो गया जी, घट ना गया इतना, प्लस माइनस है। तो इसमें आते हैं, इसका निकालो क्या हो जाएगा 1 2 1 3 2 3, 1 का किया 1 2 1 3 2 3, एक और मिलेगा 4 5 ना, 4 हो गया -4E प्लस 2P, -4E प्लस एक और एक 2P। इस पर आओ, देखो 1 2 1 3 2 3 रहा, 1 2 1 3 2 3। अब चौथा पे आओ, 4 5 और 4 6, एक और आएगा 4 5 4 6 5 6 3 3 6, -6E क्या रहा इसका -6E प्लस 3P। देखो तो जरा ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो वुंड क्या कहता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं या एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल, यह अभी क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल। कारण ऐसे तो तुमने कह दिया हुंड के अनुसार, लेकिन और अंदर की बात करें तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाती है इस वजह से, और अंदर की बात करें तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि तुम्हारा क्लियरेंस और बढ़ जाए। देखो हमने ले लिया 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 डी कक्षक लिया, हम ले रहे हैं D6, तैमल 5 कक्षक लो, हाफ फील्ड पे D5। कोई लड़का D5 लिए 1 2 3 4 हो गया। एक लड़के ने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा 1 2 3 4 5। एक लड़के ने कहा भाई उल्टा सीधा भरो ना, देखिए कौन बोलता है। एक को उसने भरा ऐसे क्लॉक, इसने भर दिया क्लॉक, इसने भर दिया क्लॉक। कहा भाई इसको नीचे का बोड़ी को तो देखी कौन बोल रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसे भर दिया। अब देखते हैं क्या अंतर आया। निकालो एक्सचेंज एनर्जी, निकालो इस वाले में, निकालो 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, समझा रही बात। उसके बाद 3 4 3 5, फिर 4 5 1 2 1 3 1 4 हो गया ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3, तो क्या हो गया 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ गया -10E। एक्सचेंज एनर्जी यहां हो गई इसकी -10E। इसका निकालो, ये भी तो हाफ फील्ड है, नहीं है, ये भी हाफ फील्ड है। कोई कहा अरे ये तो हाफ फील्ड है, काहे समदिश चक्र का नाम ले रहे हैं। जो हुंड ने कहा था समदिश चक्रण, ऐसा नाम क्यों ले रहे हैं। कह देते हाफ फील्ड, एक को भर दिए। तो जरा देखो क्या होगा, निकालो एक्सचेंज एनर्जी। 1 2 एक्सचेंज होगा नहीं, 1 3 होगा, 1 3 होगा और 1 5 होगा, 1 3 1 5 और ये 3 5 और कौन होगा 3 5 1 3 1 5 3 5 और ये हो जाएगा 4 2, यह दोनों आपस में 4 2 कितना हो गया जी 4E -4E। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, बोलो। यह स्टेबल है कि यह स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज होने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। जो ऊर्जा मुक्त होती है या जो ऊर्जा निकलती है उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो यह समझ में आ गई बात। अब हमें लग रहा है तो भैया बात समझ में आ गई होगी कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक
क्यों स्थायी होते हैं? क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी का मान ज्यादा होता है। हुंड ने ऐसी बात क्यों कही थी? इस एक्सचेंज एनर्जी के आधार पर कही थी। ठीक, चलो अब आते हैं 24 CR और 29 CU जो चर्चा की गई थी। 24 CR अपवाद है क्यों? 29 CU अपवाद है क्यों? 46 PD अपवाद है क्यों? ऐसा क्यों हो जा रहा है? हम एक की चर्चा कर दे रहे हैं। पहले देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ऐसा ही होना चाहिए था अफबाउ के नियम से, परंतु तुम जानते हो ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 तुम जानते हो ऐसा नहीं होता है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है जी? 24 CR इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 4s1 3d5 बना दें। लो बन गया 1 2 3 4 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 5। ठीक, चलो देखो तो कुछ क्या कह रही है तुम्हारी खोपड़ी, विचार करो जरा इस पर। कह रहा है अफबाउ कहता है ऐसे रहता तो ठीक रहता है, लेकिन ये झांपिंग झापांग कूदने लगा। क्यों कूदा? कूदने से इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई? हाफ फील्ड। क्या हो गया? HALF हाफ FILLED हाफ फील्ड। हम कह रहे हैं तने एक कदम उछड़ जाओ तुमको DM की नौकरी मिल जाएगी। तो बैठे रहोगे कि थुथुने ना आई हम ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है? तुरंत जंप करोगे। तुमसे कहा जाए तन सियाही सामान यहां से उठा के वहां रख दो तो तुमको जो है हम गुलाब जामुन देंगे, तो तुम क्या करोगे? तुरंत उस सामान को रखोगे। यानी लाभ हो तो वह कार्य कर दोगे। थोड़ा सा ही तो मेहनत करना है। देखो यह फोरियस और 3D कक्षक यहीं पर चर्चा हो रही है। ये फोरियस और ये 3D इन कक्षकों के बीच जो ये गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है एनर्जी गैप, ये ऊर्जा का अंतर कम होता है। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रॉन फोरियस से निकलकर 3D में चला जाता है। अब जाने से कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो क्या हो गया? जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है वह हुंड के नियमानुसार स्थायी अवस्था है। हुंड क्या कहता है? हुंड कहता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। बात समझा गई? तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है और ये वाला सही है। तो 24 CR अफबाउ के नियम का अपवाद है। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला नहीं है। क्यों? तो उसका कारण रहा कि फोरियस और 3D के बीच एनर्जी गैप कम है। देखो बहुत ज्यादा का अंतर होगा तब नहीं कूदेगा। फोरियस और 3D के बीच एनर्जी गैप कम है, इसलिए फोरियस से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3D में चला जा रहा है। अब 3D में जाने से इसका क्या हो जा रहा है? हाफ फील्ड हो जा रहा है और यह हुंड के अनुसार क्या हुआ? अधिक स्थायी हो गया। ठीक, इसका स्थायित्व तो बढ़ गया। हुंड कहता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 29 CR 29 CU 29 कॉपर। क्या आएगा गिलास में? 2 और ये 9।
2 और 9 भरो, 2 तो हो ही गया, 9 ना 1 2 3 4 है 5 6 7 8 9। अफवाहों के अनुसार यही होना चाहिए था, लेकिन यह अफवाहों के नियम का अपवाद है। किसका अपवाद है? अफवाहों के नियम का अपवाद है। क्यों? तो देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहां आ जाए तो कितना ठीक हो जाएगा। देखो तो जरा, एक कूदा तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 10, 5 है 6 7 8 9 और ये 10, तो कितना हो गया D10 हो गया। और D10 हो गया तो ये हाफ नहीं, कैसा हो गया जी? फूल, FULL, पूर्ण रूप से भरा गया। तो अफवाह कहता है 29CU क्या कहता है? हाफ फील्ड या फुल फील्ड कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। क्यों कूदा जी? कूदने से लाभ हो गया। देखो 5s2 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यानी 4s और 3d के बीच ऊर्जा का कम अंतर होता है, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है और फुल फील्ड हो जाएगा। अब फुल फील्ड कक्षक क्या है? अधिक स्थायी है। किसके अनुसार? एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई जी। क्या बढ़ गया? एक्सचेंज एनर्जी। और अंदर की बात करें तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई। नहीं हो तो D9 की निकालो और D10 की निकालो, तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 46 PD, 46 PD की बात करें, 46 PD 46 PD की बात करें तो इसमें एक नहीं, कई को कूदता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो यह अभी अपवाद ना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d 8। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यस में कै इलेक्ट्रॉन? 2। डी में कै जी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो रहा है? 5s और 4d। ये देखो एगो नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कूदेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूदा और एक और कूदा तो क्या हो गया? D10। तो यह आ जाएगा 5s 0 4d 10। देखो तो यही ना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5s 0। क्या हो गया? फुल फील्ड हो गया। तो हुंड क्या कहता है? क्यों कूदा? अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। कूदने से उसे लाभ मिला। क्या लाभ मिला? फुल फील्ड हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। किसके अनुसार जी? हुंड के नियम से। क्या हो रहा है? एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है। -20E निकालोगे तो क्या आएगा इसका? -20E + 5p। निकाल के देखना। 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 2 करके 6 7 8 करके निकालना, यही आएगा। तो हम समझ गए कि हुंड का नियम में हमने देखा क्या? हुंड के नियम में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा समान ऊर्जा वाले कक्षकों में। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समदिश चक्रण करते हुए भरे जाएंगे, उसके बाद विपरीत चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा उनका युग्मन होगा। समदिश चक्रण क्यों? ताकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो सके। ठीक, तब विपरीत चक्रण चलेंगे। ठीक है, हमने एक्सचेंज एनर्जी देखा, पेयरिंग एनर्जी देखा, फिर ये देखा 29CU क्यों अपवाद था, कूदने से क्या लाभ हुआ, 24Cr क्यों कूदा, कूदने से क्या लाभ हुआ। फिर उसके बाद जो है हमने देखा 46 PD में 2 क्यों कूद गया। ठीक है, कूदने से क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, अब एक प्रश्न तुम्हें हम देते हैं। 6C 1s2 2s2 2p2
यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कई इलेक्ट्रॉन 2, 1 और 1 2। इसमें यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। हाई अगर कूद के यहां आ जाए, ये कूद कर यहां आ जाए, तो बताओ हमको क्या ये हाफ फील्ड नहीं हो जाएगा? होना जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यहां क्यों नहीं कूदा? या बाउ के नियम का क्यों अपवाद नहीं रहा? जरा इस पर विचार करना, तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक और बात, अभी हमने बहुलता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बहुलता, अधिकतम बहुलता का नियम, इसकी चर्चा जब तुम क्वांटम संख्या पढ़ लोगे तब तुम इसको समझने योग्य होगे। जब तुमको क्वांटम संख्या की चर्चा कर देंगे तब तुम इसको समझने योग्य रहोगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो बहुलता यानी मल्टीप्लिसिटी की बात हम क्वांटम संख्या के बाद करेंगे। तुम्हारे दिमाग में हमने एक प्रश्न डाला, यहां क्यों नहीं कूद रहा है? ठीक है, और आप बाउ के नियम का अपवाद ये नहीं है, और तुम कह रहे यही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता है। ये तो तुमने सही लिखा है और यही होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंसर एग्जैक्ट यही है। लेकिन क्यों नहीं कूद रहा है? क्या ये हाफ फील्ड बनना नहीं चाहता है? इसको बीमारी हो जाएगी हाफ फील्ड बनने में। इसकी चर्चा जो है अगले वीडियो में की जाएगी।